हमारे चैनल में आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अशोक के राज्यादेश। कहते हैं कि अशोक ने अपनी प्रजा के पथ प्रदर्शन एवं उन्हें धार्मिक सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए चट्टानों, स्तंभों तथा गुफाओं पर राज्यादेश खुदवाए। ये आदेश अशोक के साम्राज्य के 30 भिन्न स्थानों पर मिले। अगर शिलालेखों में देखें तो इसमें अशोक को धार्मिक यात्राओं, धर्म के नियमों, अहिंसा की नीति के विषय में लिखा है। 14 शिलालेख, 2 लघु शिलाओं वाले राज्यादेश, 2 कलिंग राज्यादेश और भाब्रू राज्यादेश। अगर स्तंभ लेख से देखें तो ये 3 प्रकार के हैं। पहला 7 स्तंभ राज्यादेश और दूसरा लघु स्तंभ राज्यादेश, तीसरा तराई के स्तंभ लेख और गुफा लेख जो गया के पास बराबर की पहाड़ियों के 3 गुफाओं के दरवाजों पर मिले हैं। दोस्तों, हम तृतीय बौद्ध संगीति के बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक के बारे में जानेंगे। तो प्रचारक और उनके स्थानों के बारे में बात करेंगे। पहला महेंद्रयोम संघमित्रा, जिसको श्रीलंका में भेजा गया था। रक्षित, जिसको उत्तरी कनारा में भेजा गया था। और महादेव, जिनको मैसूर में भेजा गया था। मज्झांतिक, जिन्हें कश्मीर गांधार में भेजा गया था। और धर्मरक्षित, जिनको पश्चिमी भारत में भेजा गया था। मंझिम, जिनको हिमालय की तरफ भेजा गया था। और महाधर्मरक्षित, जिनको महाराष्ट्र की तरफ भेजा गया था। और महारक्षित, जिनको यवन राज्य तक भेजा गया था। अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट कुछ प्रमुख अध्यक्षों के बारे में जानेंगे। तो पहला लक्षणाध्यक्ष, जिसको मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष कहा जाता था। पौतवा अध्यक्ष, जो माप तोल का अध्यक्ष हुआ करता था। तीसरा सीताध्यक्ष, अर्थात जिसको राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष माना जाता था। और चौथा आकरा अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष माना जाता था। गणिका अध्यक्ष, जिसको वेश्याओं का अध्यक्ष माना जाता था। और नवाध्यक्ष, जिसको जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष माना जाता था। पत्तनाध्यक्ष, जिसको बंदरगाहों का अध्यक्ष माना जाता था। और देवताध्यक्ष, जिसको धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष माना जाता था। मुद्राध्यक्ष, अर्थात जिसको पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष माना जाता था। लोहाध्यक्ष, जिसको धातु विभाग का अध्यक्ष माना जाता था। स्वर्णाध्यक्ष, जिसको पशुधन विभाग का अध्यक्ष माना जाता था। और शुल्काध्यक्ष, जिसको राजकीय धन अर्थात राजकीय धन, जुर्माना आदि कार्यों का अध्यक्ष माना जाता था। तो दोस्तों, कुछ मौर्यकालीन शिलालेखों के बारे में बात करेंगे। तो शिलालेख और खोज अर्थात खोज का समय और लिपि कैसी थी, उनके बारे में बात करेंगे। कहते हैं शाहबाजगढ़ी, जिसको सन 1836 में खोजा गया था और जो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। मानसेहरा, जिसको 1889 ईस्वी में खोजा गया है और जिसकी लिपि खरोष्ठी है। तीसरा गिरनार, जिसको 1822 ईस्वी में खोजा गया है और जिसकी लिपि ब्रह्मी थी। धौली, जिसको 1837 ईस्वी में खोजा गया और जिसकी लिपि ब्रह्मी थी। कालसी, जिसको 1837 ईस्वी में खोजा गया, जिसकी लिपि भी ब्रह्मी थी। और जौगढ़, जिसको 1850 ईस्वी में खोजा गया और जिसकी लिपि भी ब्रह्मी थी। सोपारा, जिसको सन 1882 ईस्वी में खोजा गया, जिसकी लिपि भी ब्राह्मी थी। और एरागुड़ी, सन 1916 में खोजा गया, जिसकी लिपि भी ब्राह्मी थी। तो दोस्तों, कुछ अशोक के स्तंभ लेख के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। स्तंभ लेख और उनके स्थान कहाँ पे हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, जो वर्तमान में इलाहाबाद में है। दिल्ली टोपरा, अर्थात जो दिल्ली में है। तीसरा दिल्ली मेरठ, जो आज के समय में दिल्ली में है। रामपुरवा, जो वर्तमान में चंपारण अर्थात बिहार में पड़ता है। और 5वां लौरिया, जो नंदनगढ़ अर्थात चंपारण बिहार में पड़ता है। लौरिया अरेराज अर्थात चंपारण बिहार में पड़ता है। दोस्तों, कुछ अशोक के लेखों से संबंधित तथ्यों के बारे में जानेंगे। कहते हैं कि अशोक का उल्लेख मास्की, नेत्तूर, गुर्जरा एवं उदय गोलम अभिलेख में मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया था। और कहा जाता है कि टोपरा में और मेरठ के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था। कौशाम्बी स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद लाया था, जिसे अशोक ने
स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए थे। बैराट का अभिलेख जिसको कनिंघम कलकत्ता लाया था। तो दोस्तों अब हम कुछ अशोक के शिलालेख और उनके विषयों के बारे में जानेंगे, जो कुल 14 हैं। कहते हैं कि पहला शिलालेख जिसका विषय पशुबल निषेध किया गया है। दूसरा शिलालेख जिसका विषय मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था और विदेशों में धम्र प्रचार का उल्लेख मिलता है। तीसरा शिलालेख जो राजयुग एवं युक्त की नियुक्ति तथा राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह किया गया है। और चौथा शिलालेख जो भेरी घोष की जगह अर्थात धम्म घोष का घोषणा करता है। पांचवा शिलालेख जो धम्र महामंत्रों की नियुक्ति करता है। और छठा शिलालेख जो प्रशासनिक सुधारों एवं आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख करता है। सातवां शिलालेख जो अशोक की सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता बताता है। और आठवां शिलालेख जो बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन करता है। नौवां शिलालेख जो सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। और 10वां शिलालेख जो राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां अभिलेख जो धम्म की व्याख्या करता है। और 12वां अभिलेख जो धार्मिक सहिष्णुता पर जोर एवं स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति करता है। 13वां अभिलेख जो कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात तथा धम्म विजय की घोषणा करता है। और विदेशों में धम्म प्रचार अर्थात धम्म प्रचार 5 विदेशी राज्यों की चर्चा करता है अर्थात उनका उल्लेख करता है। और 14वां अभिलेख पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों अशोक के शिलालेख लगभग 5 भागों में बांटे गए हैं। पहले में 14 बृहद शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा पृथक शिलालेख और चौथा बृहद स्तंभ लेख और 5वां लघु स्तंभ लेख। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और 2 बृहद शिलालेख जो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। कहते हैं कि कांधार अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक एवं आर्मेइक भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों में कांधार को छोड़कर शेष सभी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। कहते हैं कि लैम्पाक में खंडित अवस्था में एक अभिलेख पाया गया है जो आर्मेइक भाषा में है। और कहा जाता है कि इलाहाबाद स्तंभ जो कौशाम्बी में लाया गया था, इस पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी अभिलेख मिलते हैं। बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है और स्तंभ लेखों की कुल संख्या 13 है जो 10 स्तंभों पर अंकित है। और कहा जाता है कि 4 लघु स्तंभ लेखों में एक रानी को अर्थात एक को रानी का लेख कहा जाता है जो इलाहाबाद में है। विभाजित लेख इलाहाबाद, सांची और सारनाथ स्तंभों पर पाए गए हैं। दोस्तों अब हम अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण पशुओं के बारे में जानेंगे। कहते हैं कि पहला अभिलेख जो लौरिया नंदगढ़ में है और पशु एक सिंह है। दूसरा रामपुरवा जहाँ पशु एक सिंह है। तीसरा सारनाथ जहाँ पशुओं की संख्या 4 चित्रों में बताई गई है। और सांची जहाँ 4 सिंह की चित्रकारी मिली है। कहते हैं कि अशोक के स्तंभ एकास्मक अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। इनके निर्माण में चुनार ने अर्थात चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। सांची का स्तूप अर्थात विदिशा जो मध्य प्रदेश में है, भरहुत का स्तंभ जो सतना मध्य प्रदेश में है तथा सारनाथ स्थित धर्मराचिका स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। कहते हैं कि मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह मयूर अर्थात मोर था। रुक्मिणीदेई और निगाली सागर अर्थात निगाली सागर दोनों नेपाल में हैं जो स्मारक स्तंभ के लेख हैं। प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा 13वां शिलालेख है और 7वां स्तंभ लेख जो सभी लेखों में सबसे बड़ा है। और अशोक के शिलालेखों की खोज सन 1750 ईस्वी में पादरेटी फेंथेलर ने की थी। राज्याभिषेक से संबंधित
मास्की के लघु शिलालेख में अशोक एवं स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। सोह गौरा तथा महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्षु के अवसर पर राज्य द्वारा कोष्ठागार से अनाज वितरण का विवरण मिलता है। भाब्र अभिलेख जो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था और फ्लीट अशोक के धम्म को राजधर्म मानते हैं। रोमिला थापर के अनुसार धम्म अशोक का अपना आविष्कार था। तो दोस्तों, यदि ऑडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।